लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस रिलेटेड टू प्लेटलेट, प्लेटलेट से रिलेटेड हम क्या देख रहे हैं, लैब डायग्नोसिस। हाँ जी, सारे लोग ध्यान इधर दो, अभी देख रहे हैं अब डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम प्लेटलेट की। कैफे वाले एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन एक ही जगह से आए थे, वो भी इसी डायग्नोसिस, इंपॉर्टेंट है ये भी, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। ध्यान दो कौन सी लैब डायग्नोसिस, कौन सी कराते हैं, सीटी एमआरआई एक्सरे है ना, नहीं कराते प्लेटलेट की, फिर क्या कराते हैं, प्लेटलेट काउंट कराते हैं। ठीक है, प्लेटलेट काउंट करा लिया वो तो सीबीसी के अलावा कुछ तो खास बताओ ना, प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ डायग्नोसिस जो हम कराते हैं। हाँ जी, आपने नाम सुना होगा ब्लीडिंग टाइम, हाँ जी याद आ रहा है तुमको, बीडी बीटी, उसके बाद सीटी, नेक्स्ट टीटी, टीटी नेक्स्ट एपीटीटी और लास्ट आईएनआर, आईएनआर। ये सारी की सारी इन्वेस्ट वाले हैं अभी। टीटी बोले तो ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और ये नॉर्मल टाइम होता है आपका 3 से लेके 6 मिनट तक, 3 मिनट से लेके 6 मिनट, यानी कोई कट हुआ तो ब्लीडिंग टाइम कितना है, ब्लड निकलने का टाइम कितना है, 3 मिनट से लेके, क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम ये वो टाइम होता है जो ब्लीडिंग टाइम बंद हो जाता है उसके बाद भी क्लॉटिंग टाइम चलता रहता है। क्यों? तो लास्ट स्टेप एक रह जाती है, कौन सी वाली, हीमोस्टेसिस की, तो हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। तो जो ब्लड कोएगुलेशन पूरा रेड क्लॉट बनता है वहां तक का टाइम है उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 3 से 8 मिनट, से 8 मिनट। तीसरा पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये नॉर्मल कितना होता है आपका 9 से लेके 12 सेकंड, 11 सेकंड या 12 सेकंड तक। 11 लिखेंगे तो 11 में कुछ पॉइंट भी हैं, 11.68 सेकंड ऐसे करके है ना, 11.6, आप पूरा 12 तक लिख लीजिए। सेकंड में भी पॉइंट लगाओगे तुम, 12 तक लिख लो, क्वेश्चन आएगा तो समझ में तो आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत। 9 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक का टाइम रहता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अप टू 16 सेकंड तक भी नॉर्मल है ये, 16 सेकंड तक कैसा होता है नॉर्मल, अप टू 16 सेकंड यहां तक नॉर्मली माना जाता है, 16 से ऊपर गया तो फिर अब नॉर्मल। एपीटीटी एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये कितना होता है आपका एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये नॉर्मल होता है 20 to 36 सेकंड, सेकंड में है 20 से लेके 36 सेकंड तक रहता है नॉर्मल। आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन, आईएनआर का मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये भी आगे देखें। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो जो होता है वो यूनिट फ्री होता है, इसमें यूनिट नहीं होती, पीछे कुछ नहीं लगाते हम, इस रेशियो के पीछे कुछ नहीं लगाते हैं। तो सारी डायग्नोसिस देख रहे हैं हम, पीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी और आईएनआर। रीडिंग टाइम नॉर्मल 3 से 6 मिनट, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल 3 से 8 मिनट, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल 9 से 12 सेकंड, एपीटीटी नॉर्मल 30 से 20 से 36 सेकंड, और आईएनआर नॉर्मल कितना होता है 0.8 से लेके 1.2, 0.8 से लेके 1. ये नॉर्मल मान, यूनिट नहीं होती, सेकंड मिनट। तो रेशियो कभी यूनिट में होता है क्या, नहीं होता, वो रेशियो यूनिट में जब हम पीटी करेंगे प्रोथ्रोम्बिन करेंगे तब हम आईएनआर, वैसे आईएनआर का कोई भी यूज
नहीं है। लेकिन जब आप पीटी चेक कर रहे हो तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, आईएनआर करना पड़ेगा, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। क्या बताता है ये, क्या प्लेटलेट के डिस्फंक्शन को बताएगा आईएनआर, प्लेटलेट के डिस्फंक्शन को नहीं बताएगा। आईएनआर का काम है केवल और केवल पीटी की वैल्यू को चेक करना, क्या वो रिलायबल है या फिर, पीटी रिलायबल है, एक्यूरेट है या फिर नहीं है। ये काम है किसका, आईएनआर। आईएनआर नॉर्मल है तो फिर पीटी भी ठीक है ना, यानी कि पीटी को बार बार चेक करता है आईएनआर। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो इसमें से पहली दो डाल लीजिए हेडिंग, बीटी और ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, दोनों एक साथ में देखेंगे। एक तरफ डालेंगे आप ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और दूसरी तरफ डालो क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। एक ब्लीडिंग टाइम और दूसरा क्लॉटिंग टाइम। चलो आप मेरे को आंसर करना, ब्लीडिंग टाइम किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम किसको बोलते हैं, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, हम बोल सकते हैं टोटल टाइम रिक्वायर फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लीडिंग, इनिशिएशन ऑफ ब्लीडिंग, जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वहीं से ये वाला टाइम स्टार्ट होगा। टोटल टाइम रिक्वायर फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लीडिंग टू टेम्पररी सीजेशन ऑफ, टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, टेम्पररी सीजेशन ऑफ, जहां पर ब्लीडिंग परमानेंट सीज हो रही है या फिर टेम्पररी सीज हो रही है, टेम्पररी सीजेशन सीज हो रही है, जहां पर टेम्पररी ब्लड रुक गया, अब बाहर नहीं आ रहा है, वो टाइम क्या कहलाता है आपका, ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। इसके अंदर टोटल टाइम, ये वाला कौन सा टाइम होगा, टोटल, हाँ क्लॉटिंग तो होगा, कौन सा टाइम बोलेंगे, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लीडिंग, जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वहीं से ये भी स्टार्ट होगा, इनिशिएशन ऑफ ब्लीडिंग टू परमानेंट सीजेशन, परमानेंट, परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, जहां पर ब्लीडिंग परमानेंट स्टॉप हो रही है वहां तक का टाइम क्या कहलाता है, क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लॉटिंग टाइम। दूसरा हम इस तरह से बोल सकते हैं, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर प्राइमरी हीमोस्टेसिस, यस और नो, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो रहा था वहां तक, कहां तक, जहां पर टेम्पररी सीजेशन रहा था ब्लीडिंग, और टोटल टाइम रिक्वायर फॉर सेकेंडरी सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, कहां पर, जहां पर परमानेंट सीजेशन, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। वो पूरा टाइम कहां से स्टार्ट हुआ है, ये जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुआ, ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस तक का टाइम था, ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस तक का टाइम है। क्लियर है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, टाइम रिक्वायर फॉर, या टोटल टाइम रिक्वायर फॉर, टोटल टाइम रिक्वायर फॉर वैसोस्पाज्म, वैसोस्पाज्म एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। दो स्टेप लग रहे थे आपके टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, यस और नो, और तीन स्टेप लग रहे थे आपके परमानेंट सीजेशन ऑफ, तीनों स्टेप आ जाएंगे आपके, टाइम रिक्वायर फॉर, टाइम रिक्वायर फॉर वैसोस्पाज्म, वैसोस्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन,
एंड ब्लड कोएगुलेशन। तो इसमें तीनों स्टेप लग रहे हैं आपके, वैसोस्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड कोएगुलेशन। तो तीनों स्टेप जिसमें आ रहे हैं वो क्लॉटिंग टाइम होगा, और इसमें 2 स्टेप आ रहे हैं वो कौन सा टाइम होगा, ब्लीडिंग टाइम होगा। क्या ये समझ में आया है इतना? मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, टाइम रिक्वायर फॉर व्हाइट क्लॉट फॉर्मेशन कौन सा कहलाएगा, ब्लीडिंग टाइम। टाइम रिक्वायर फॉर रेड क्लॉट फॉर्मेशन या फाइब्रिन फॉर्मेशन कौन सा टाइम कहलाएगा, क्लॉटिंग टाइम। ऐसे ही समझ के पढ़ेंगे आपको तो आपके माइंड में सेव रहेगा। टोटल टाइम रिक्वायर फॉर total time required for white clot formation, total time required for white clot formation. Next point, total time required for red clot formation. Red clot formation. Red clot formation. इस टाइम को, नॉर्मल टाइम कितना होता है इसका, नॉर्मल टाइम 3 से 6 मिनट, और ये नॉर्मल टाइम 3 से 8 मिनट। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट देगा, आप अपनी वैल्यू पे आसपास आएगी, इसी के एग्जाम में आएगी, है ना। वैल्यू चेंज करके देगा बहुत ज्यादा, बुक में यार यादव लगाओ या टारगेट हाई लगाओ, आप याद रखना इसको, और इसी के आसपास वैल्यू 6 मिनट जो टाइम है वो टाइम है ब्लीडिंग टाइम का, और 3 से 8 मिनट जो टाइम है वो टाइम है कौन सा, वो क्लॉटिंग। नेक्स्ट देखिए, ब्लीडिंग टाइम किस में बढ़ेगा, क्लॉटिंग टाइम किस में बढ़ेगा, if abnormality of platelet, if abnormality of platelet, अगर प्लेटलेट की abnormality हो गई, प्लेटलेट के नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो वो टाइम बढ़ेगा ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर प्लेटलेट के नंबर कम हो गया, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो गई, तो कौन सा टाइम बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम, टाइम बढ़ेगा। अगर इफ abnormality क्लॉटिंग फैक्टर की है, इफ abnormality ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, बोलो तो आप डेफिशिएंट हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर में से किसी की एक की भी डेफिशिएंसी आती है, तो जो टाइम बढ़ेगा वो कौन सा टाइम होगा, क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि थक्का नहीं बनेगा, अब देर तक ब्लीडिंग होगी। टाइम बढ़ना मतलब जो नॉर्मल टाइम था पहले 6 मिनट और 8 मिनट में थक्का बन रहा था, वो अब लंबे ड्यूरेशन तक थक्का नहीं बनेगा, और ब्लीडिंग बहुत देर तक होती रहेगी मैडम। प्लेटलेट की अबनॉर्मलिटी हुई तो कौन सा टाइम बढ़ेगा, और क्लॉटिंग फैक्टर की अबनॉर्मलिटी हुई तो कौन सा टाइम बढ़ेगा, कौन सा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है। इसके अंदर जो डिसऑर्डर आते हैं, इसके जो डिसऑर्डर हैं वो कौन से हैं, डिसऑर्डर जिसमें प्लेटलेट कम हो जाती है। एक तो डेंगू तो आप पढ़ते हो, कॉमन है ना। हाँ जी, और भी डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है ITP, TTP, HUS, और एक होता है DIC। ये सारे के सारे डिसऑर्डर किसके हैं, प्लेटलेट।
प्लेटलेट के नंबर सब में क्या हो रहे हैं। आईटीपी का मतलब है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ईटीपी का मतलब है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। HUS का मतलब है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हिमोलाइटिक यूरेमिक। DIC का मतलब है, ये तो आप सबने सुना होगा, डिसेमिनेटेड, पढ़ा भी होगा ओबीजी में, पढ़ के आए कॉलेज से। डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी। इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी। ये 4 डिसऑर्डर किससे रिलेटेड हैं? प्लेटलेट से रिलेटेड हैं। इसमें प्लेटलेट कम हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाती है, जिस ब्लीडिंग रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लीडिंग टाइम क्या होगा सर? देखो इसके डिसऑर्डर होंगे, किसके डिसऑर्डर? क्लॉटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर में कौन से डिसऑर्डर आते हैं? अगर क्लॉटिंग फैक्टर की अबनॉर्मलिटी हुई है तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया। क्या पढ़ते हैं? हीमोफीलिया। और एक डिसऑर्डर और आता है आपका वॉन विल्ब्रांड डिजीज। कौन सी? वॉन विल्ब्रांड डिजीज। इनको अच्छे से पढ़ेंगे हम दोनों को, हीमोफीलिया को भी और वॉन विल्ब्रांड। हाँ जी, ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम दोनों टाइम है आपके पास। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल 3 से 6 मिनट और क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल 3 से 8 मिनट। ब्लीडिंग टाइम वो होता है जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और टेम्पररी सीजेशन होता है ब्लीडिंग, वहां तक का टाइम क्या कहलाता है? ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। क्लॉटिंग टाइम वो होता है जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और परमानेंट सीजेशन होता है ब्लीडिंग का, वो टाइम क्या कहलाता है? क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। ब्लीडिंग टाइम में 2 स्टेप लगते हैं। कौन से? वैसोस्पाज्म और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जबकि क्लॉटिंग टाइम में तीनों स्टेप लगते हैं, वैसोस्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा ब्लड कोएगुलेशन। प्राइमरी हीमोस्टेसिस को ब्लीडिंग टाइम बोल सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम कौन सा टाइम? जिसमें प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है। और क्लॉटिंग टाइम कौन सा? जिसमें सेकेंडरी हीमो। या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें व्हाइट क्लॉट बना वो ब्लीडिंग टाइम, वहां तक का टाइम क्या कहलाता है? ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। और जहां तक रेड क्लॉट बनता है वहां तक का टाइम क्या कहलाता है? क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। अगर प्लेटलेट की अबनॉर्मलिटी हुई या प्लेटलेट के नंबर कम हुए तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा या क्लॉटिंग टाइम? ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। अगर क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो गई किसी में, क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग से रिस्क कौन से डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है? आपको याद रखना है आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इडियोपैथिक है, इसका कोई कॉज नहीं है। इडियोपैथिक बोले तो इसका कॉज अननोन है, हमको पता नहीं है कॉज क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, अब नॉर्मल थ्रोम्बस बनने लगे, प्लेटलेट जो होती है वो एक्टिव हो जाती है अपने आप, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव प्लेटलेट होके एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से चिपक के दूसरी, इस तरह से गुच्छा बना लेती। अब जो यहाँ पर गुच्छे बन गए वो अब नॉर्मल क्लॉट बन गया है, किसका? प्लेटलेट। अब नॉर्मल क्लॉट बन गए प्लेटलेट के, अब नॉर्मल करेक्शन हो गया है प्लेटलेट का जगह जगह पे। अब जहां पर ब्लीडिंग होगी, अगर हमारे इंजरी हो गई तो अब प्लेटलेट एक्टिव होने के लिए नहीं बचे, ठीक है ना? नई प्लेटलेट तो इतनी जल्दी आएगी नहीं बन के, और जो प्लेटलेट है वो पहले से ही एक्टिव है, एक्टिव हो चुकी है, उसने तो गुच्छे बना लिए हैं। तो अब नई जगह पर जो इंजरी होगी वहां के लिए प्लेटलेट नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहे। तो बोलते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा।
इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि आपने मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें बताया था जीपी सेकंड बी थर्ड ए, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए, ये क्या है? प्लेटलेट पे रिसेप्टर होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, 1000 से लेके लाखों तक एक प्लेटलेट के ऊपर इतने सारे रिसेप्टर। वो रिसेप्टर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन रिसेप्टर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और जब वो रिसेप्टर खत्म हो जाएंगे तो वो प्लेटलेट एक्टिव तो होगी, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएगी, अब काम नहीं कर पाएगी। मतलब जहां पर उसको प्राइमरी क्लॉट वो बनाना था, हिमोस्टेसिस करनी थी, वहां पर वो काम नहीं आएगी। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है उस कंडीशन। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या होता है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो होता है, इसके अंदर थ्रोम्बस बनते हैं। थ्रोम्बस यानी कि ये डिसऑर्डर है, ब्लड वेसल से स्टार्ट होगा, क्या सिस्टम आता है, डायरिया वगैरह कराता है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक अब नॉर्मल थ्रोम्बस बनते हैं, इसका कॉज रहता है, इसका कॉज रहता है, इसका अननोन कॉज नहीं है, इसका कॉज रहता है, इसलिए इसको बोला है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब समझ रहे हैं ना आप? परप्यूरा क्या होता है? परप्यूरा का मतलब रिस्क। रिस्क किसका है इन सब में? ब्लीडिंग का। क्या है? परप्यूरा मींस ब्लीडिंग रिस्क, है ना? Hepatic thrombocytopenic purpura, thrombotic thrombocytopenic purpura, hemolytic uremic syndrome। ये डिसऑर्डर हीमोलाइटिक आपका जीआई सिस्टम स्टार्ट होता है और ब्लड तक जाता है। जीआई सिस्टम से मतलब मान लीजिए तो इकोलाई इन्फेक्शन हुआ, इकोलाई इन्फेक्शन ट्रीट किया आपने, तो वो ट्रीट नहीं हो पाया, 2 हफ्ते बाद ये टारगेट कर लेता है किडनी को, किडनी को टारगेट कर लिया इसने, स्टार्ट कर दी, किडनी डैमेज होगी, के अंदर अबनॉर्मल वेस्ट बढ़ जाएंगे। जो अबनॉर्मल वेस्ट बढ़ेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ेंगे, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने, आरबीसी लास्ट होता है डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी। डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी ये फीमेल में ज्यादा देखने, फीमेल में भी प्रेगनेंसी में ज्यादा देखने को मिलता है, और ऐसी फीमेल को एब्रप्टियो प्लेसेंटा है उसको ज्यादा देखने, प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया में देख, ऐसी फीमेल जिसने अबॉर्शन करा दिया है लेकिन अंदर रह गया, ऐसी फीमेल ट्रॉमा है, इंजरी हो गया, उसके भी हो सकता है, हमको ट्रॉमा हो गया, आपको ट्रॉमा हो गया, भी देखो। लेकिन ज्यादातर फीमेल में है, फीमेल में भी प्रेगनेंसी में है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में डिसऑर्डर पढ़ते हैं। होता क्या है इसके अंदर? अब नॉर्मल क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अब नॉर्मली क्या होने लगेंगे? एक्टिव होने लगेंगे। अब नॉर्मल, अब तक तो प्लेटलेट एक्टिव हो रही थी, इसमें अब नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर क्या होने लगेंगे? एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए, और वो बना लेते हैं आपके, बना लेंगे क्लॉटिंग फैक्टर, उससे आके प्लेटलेट टकराएगी और प्लेटलेट खत्म होने लगेगी, प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सिस्टोसाइट्स देखने को मिलते हैं, सिस्टोसाइट्स देखने को मिलते हैं। डीआईसी की ड्रग इसके अंदर देते हैं, क्लॉट बन रहे हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, अब नॉर्मल क्लॉट ना बने उसके लिए हेपेरिन चलाते हैं। वारफेरिन कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते, ध्यान देना। थेरेपी कराएंगे हेपेरिन और वारफेरिन को। उससे पहले अभी 2 डायग्नोसिस और बची हैं आपकी, बीटी और सीटी पूरी, पीटी एपीटीटी ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसी के साथ में आईएनआर पढ़ेंगे। इन्हीं के साथ में हम पढ़ेंगे वारफेरिन और हेपेरिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इनका, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हीमोफीलिया को पढ़ेंगे, जो डिसऑर्डर है। उसके बाद फिर 1 दिन का क्लास रहेगा आपका डब्ल्यूबीसी का ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, 1 दिन का है, क्योंकि उसके अंदर जो डिसऑर्डर है वो कैंसर में चला जाता है, ल्यूकीमिया कैंसर में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, पढ़ा दिया है तो और बढ़िया, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। बाकी सब नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिएगा, और इसको अच्छे से जाके नोट डाउन करना है आपको, और अच्छे से पढ़ना है घर पे जाके। आज ही क्वेश्चन लगाने घर पे जाके, पीछे मालती में क्या नाम है, शिवानी, इसके जाके घर पे जाके क्वेश्चन लगाने हैं ना, इनकी बातों में नहीं आना है, अड़ोसी पड़ोसियों की में पढ़ना है घर पे जाके सभी लोगों को, ठीक है?
तो सब जाओ अच्छे से, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो और आगे आने वाले एग्जाम में सफलता पाओ जल्दी से। फॉरम किस किस के पड़े हुए हैं अभी? आरएमएल का किसका पड़ा हुआ है? सीआई नोएडा का किसका पड़ा हुआ है? हाँ प्रीति, आरआरबी का डाला है, बाकी नहीं डाले कोई, क्यों? तो सर हमारे कब्जे से बाहर है ना, को जॉब नहीं करनी। हाँ ये पूजा कौन सा पड़ा है? बस आरआरबी आपका, आरआरबी आपका है, आरआरबी सीएचओ और बस, उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं आया था? अच्छा ठीक है। बाकी जो एलिजिबल हैं, जैसे भी वैकेंसी आती है ग्रुप में आपके शेयर कर दी जाती हैं, तो इन सबको आप अच्छे से देखा करो ग्रुप में जो नोटिफिकेशन आ रहा है। और आपके लिए अगर परमानेंट वैकेंसी है तो उसको डालो, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है उसको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम्हारा जो टाइम है वो पढ़ने वाला चल रहा है। तो पढ़ो अच्छे से, अभी जितना पढ़ लोगे उतना तुम्हारे काम में आएगा। अगर तुम कहीं जॉब वगैरह में फंस गए तो नहीं पढ़ पाओगे, फिर 3-4 साल घूमने के बाद फिर तुम तैयारी करने के लिए आओगे। तो अभी जो टाइम है अपना 6-7-8 महीने जो तुमको देना है वो अभी इकट्ठे होके दे लो। ये टाइम को खराब मत करो, ये टाइम ही यूटिलाइज करो इसको अच्छे से। यही टाइम है आपको चमका सकता है, आपको एक स्टार बना सकता है, आपको जीरो से हीरो बना सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी।